Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning, बेटा. Good morning, everybody. आज अभी तक काफी कम लोग ही आए हुए हैं, तो जब तक सब लोग आते हैं तब तक थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं डाउट्स वाउट्स का. बोलो. उसके बाद में आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज एक और छोटा चैप्टर को खत्म करेंगे. सेल चैप्टर पीपीटी से ही करेंगे फटाफट. ये जितने भी छोटे छोटे वाले चैप्टर है ना, इन सब पीपीटी से ही करेंगे. तो सेल चैप्टर को वी विल बी डूइंग इट टुडे. ओके, अब इसके बाद में जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, अगेन विल गो बैक टू दैट ऑफ आवर ओल्ड स्टाइल ऑफ पार्ट इटसेल्फ. एंड मैं आपको पहले से ही बता दूं कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोग पहले शुरुआत करेंगे लाइक इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे ताकि हम लोगों का जो 12th वाला जो अपना जो पोर्शन है ना, जिसमें लाइक न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स वगैरह का जो है, उसमें फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा उसको समझने में. ठीक है ना, उस तरीके से हम उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे. और बताइए, कोई अगर डाउट्स वाउट्स है तो बोलो. डाउट्स वाउट्स है तो बताइए, वी विल डिस्कस. हाँ जी. एनीबडी, एनी डाउट्स यू पीपल आर हैविंग, लेट मी नो. सुधा बोलो, मीनाक्षी बोलो. सब बल्बिल और बल्ब में डिफरेंस क्या होगा? बल्बिल हमेशा क्या हो जाता है कि इट इज ऑलवेज द मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड एग्रीगेशन ऑफ दैट ऑफ द बर्ड्स इटसेल्फ. ओके. एंड स्टेम के वो ऊपरी हिस्से में, मतलब क्या, एरियल पार्ट ऑफ दैट ऑफ द स्टेम में हमेशा हमें बल्बिल का प्रेजेंस हमेशा हमें दिखता है. ओके, वेयर एज अगर मैं बल्ब के लिए देखता हूँ तो इट इज ऑलवेज एन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ दैट ऑफ द स्टेम, जिसके अंदर में सॉइल के अंदर में वो स्टेम प्रेजेंट होके रहता है. एंड वो काफी ऐसा मतलब स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर वो बन जाता है वहां पर. एंड स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर बन के इट इज फॉर्मिंग दैट ऑफ द बल्ब इटसेल्फ. समझे? फूड वगैरह का स्टोरेज भी वो वहां पर करता है. बल्बिल जो है, इट्स अ टिपिकल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेयर एज आई एम वी कैन नॉट ऑलवेज से दैट कि बल्ब विल बी अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑल्दो इट कैन शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट उसका मेन पर्पस हो जाता है फूड स्टोरेज. समझिए मीनाक्षी? हाँ सर, तो आप एक बार बल्बिल का वापस बोलोगे? Bulbil is what? Bulbil, it is, first point is that bulbil, it is an aggregation of multiple buds over that of the stem. Okay, it is an aggregation of multiple buds over that of the stem itself. Okay, and it is remaining in a complete aggregated format. वो completely एक दूसरे के साथ एकदम एक aggregated format में वो वहां पर present होके रहता है. Okay, and ये aggregated format में रहने के साथ साथ वहां पर क्या हो जा रहा है कि it is showing the specialization for vegetative reproduction itself. अगावे जो है वो उसका एग्जाम्पल आता है. समझे? हाँ सर, समझा. और बताओ. बल्ब का अनियन होगा ना? बल्ब का आंसर ऑनियन होगा. एंड अगावे विल बी द एग्जांपल फॉर दैट ऑफ बल्बिल इटसेल्फ. बल्बिल. यस. हाँ, समझा सर. और और वो कुछ प्लेकॉइड और वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन था और एक लीफ मॉडिफिकेशन, तो आप वो भी बता दोगे? मतलब प्लेकॉइड. डिफरेंस. हाँ. प्लेकॉइड तो स्केल्स होता है जो कि फिशेस में पाया जाता है. So she's talking about तब वो phylloclade and phylloclade phylum. होगा Oh, वो. हाँ, right. I also think so. Phylloclade and phylloid. हाँ, Right. फाइलोक्लेड. हाँ, सही. मुझे याद नहीं आ रहा. कोई बात नहीं. सो अगर हम लोग देख लेंगे फाइलोक्लैड, आपके पास में क्या हो जा रहा है कि फाइलोक्लैड इट इज ऑकरिंग इन ओपोन्शिया. ठीक है बेटा, ये ओपोन्शिया के अंदर में ऑकर करता है. कैक्टस का एग्जांपल है. इसके अंदर में क्या हो जा रहा है कि जो स्टेम है वो कंप्लीटली एक स्वोलन काइंड ऑफ स्टेम वो बन जा रहा है. ग्रीन स्वोलन स्टेम वो बन जाता है. एंड उसमें जो लीव्स है, वो लीव्स यहाँ पर बिल्कुल एक रिड्यूस स्ट्रक्चर के जैसा लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है. एंड ये लीव जो यहाँ पर रिड्यूस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इट इट इज मेनली स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपिरेशन पर्पस इटसेल्फ. वो ट्रांसपिरेशन को वो रिड्यूस करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करता है इन दैट केस. ठीक है ना, वो आ जाता है फाइलोक्लैड. मैं अगर फाइलोड के लिए देख लूंगा, फाइलोड का अपने पास में एग्जाम्पल आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन एकाशिया. अब उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारा उसमें पिनेट काइंड ऑफ लीफ का अरेंजमेंट हो जाता है. जितने भी लीव्स उसमें प्रेजेंट हैं वो सारे लीव्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होके प्रेजेंट होके रहते हैं. एंड वो सारा लीव जो है, वो सब लीव के नीचे में जो कंबाइंड जो पिटियोल है, वो कंबाइंड पिटियोल को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ स्वोलन काइंड ऑफ द अदर पिटियोल इटसेल्फ. वो एक कंप्लीटली स्वोलन पिटियोल के हिसाब से वो प्रेजेंट होके रहता है. दैट थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज फाइलॉइड इटसेल्फ. ठीक है मीनाक्षी जी?
हाँ सर, समझा। और बताओ, और सुनाओ, सुनाइए और मीनाक्षी मैडम। सर क्या सुनाऊं? नहीं, डाउट्स। नहीं। सही नहीं है। प्रीतिका, प्रीतिका मैडम यस सर। बोलो, कुछ तो डाउट्स। नहीं है सर डाउट। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे सर डाउट के पीछे हमेशा पड़ जाते हैं, और पूछ पूछ के नहीं है तो भी कहाँ से निकालेंगे हम लोग डाउट, है कि नहीं? लेकिन मुझे एक्चुअली वही लगता है, कुछ तो आप लोगों के में पेंडिंग ना रह जाए, कुछ तो डाउट आप लोगों में पेंडिंग ना रह जाए, कुछ तो छूट ना जाए। वही मुझे लगता है आप लोगों का एकदम। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से सबसे पहले वही मैं फोकस करता हूँ। जैसे अभी अमिया जी ने मुझे काफी सारे डाउट्स भेजे हुए हैं, उनमें से आधा डाउट्स का आंसर अमिया मैडम मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है ना? और Yes, आधा, sir. और आधा डाउट जो है वो पेंडिंग आफ्टर क्लास, ठीक है? Yes, sir. ओके। सो वो आप देख लेना, वो इजी वाले पॉइंट्स थे, तो वो मैंने आपको बता दिया, उसको सिंपली कैसे याद रखना है, जस्ट चेक इट आउट दैट, ठीक Yes, है? sir. ओके, ग्रेट। सो जैसे मैंने बताया कि अपना सेल डिविजन चैप्टर हो चुका है, अभी हम लोग सेल चैप्टर चालू करेंगे। सेल चैप्टर भी मस्त हम लोग, जैसे हम लोग सेल डिविजन वजह से हम लोगों ने किया था, देखा था, उसी तरीके से सेल चैप्टर भी हम लोग करेंगे। ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द बायोमोलिक्यूल एंड देन द फिजियोलॉजी, फटाफट एकदम, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 minute टाइम, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, जस्ट 1 second। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, बढ़िया। तो ये आ गया अपना सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द पार्ट्स। ओके, बिंदास पूछो। अच्छा, मैंने आप लोगों को सेल डिवीजन का पीपीटी जो है वो मैंने शेयर किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने मियोसिस एंड यस माइटोसिस का सर। वो मैं हाँ दोनों हाँ दोनों सर, शेयर, समझे। दोनों हाँ शेयर कर दिया ना? ओके। और मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको सेल डिवीजन का एक सेंड किया है, उसको खत्म करो, एंड करने के बाद फिर मुझे बताना, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको शेयर करूंगा साइटोलॉजी के ऊपर, ठीक है? और उसका आंसर की मैं भेज दूंगा, मुझे एक बार रिमाइंडर डाल देना, मैं भेज दूंगा। ओके, सो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर विद इन दैट ऑफ द किंगडम मोनेरा इटसेल्फ। फटाफट देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या क्या हो जाएगा। एक ऐसे तरीके का सेल विच इज शोइंग अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड काइंड ऑफ द सिस्टम, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर वो शो करते हैं। ओके, एंड इनमें चेंबर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर ऑकर करता है। व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन? कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन इटसेल्फ? कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब लाइक क्या हो जाएगा? ऑर्गेनेल्स की वजह से साइटोप्लाज्म को लाइक अलग अलग छोटे छोटे मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स बाउंड। में बोलो 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 बोलो। मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड और कंपार्टमेंटलाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या? छोटे छोटे चेम्बर, जैसे आदिश्य भी बोल रही थी, आपने भी जो बोला वो भी सही है। हम लोग ऐसा सिंपली बोल सकते हैं कि छोटे मेम्ब्रेन के ऊपर बेस करके, मेम्ब्रेन में कवर्ड अप होके जो छोटे 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 से ऑर्गेनल्स को वो अपना अपना एक चेम्बर वहां पर कंप्लीटली ले लेता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के हिसाब से उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके, एंड
एंड वो एक जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज अप होता है, एक फूड प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। इस तरीके से अलग अलग चेम्बर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन बोल रहे हैं। सो व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन? कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट चेम्बर्स विद इन दैट ऑफ अ सेल इटसेल्फ। दैट थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो मैंने वही बताया कि एक ऐसा तरीके का सेल जो कि बिल्कुल एक मॉडिफाइड काइंड ऑफ सेल है, जिस सेल के अंदर में डबल मेम्ब्रेन एनवेलप तो प्रेजेंट होके रहता ही है, साथ ही साथ क्या हो जा रहा है कि विच इज शोइंग अ प्रॉपर एंड अ ट्रू काइंड ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। एकदम बिल्कुल एक ट्रू न्यूक्लियस का प्रेजेंस अलोंग विद दैट ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप का यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, मोर ओवर ये जो है, ये जो सेल है, दिस सेल इट इज शोइंग मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल से काफी ज्यादा वास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। तो इट शोज मोर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज वास्ट ऑर्गेनाइजेशन देन दैट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल्स इटसेल्फ। Moreover, it is occurring in Protista, Plantae and Animalia itself. Okay, इन सब में ये यहाँ पर occur करता है and ये complete एक extensive compartmentalization को ये यहाँ पर show कर रहा है with the help of membrane bound organelles. Okay, now मैंने वही अभी आपको बताया multiple एंड ह्यूज लॉट्स ऑफ दैट ऑफ द कंपार्टमेंटलाइजेशन का यहाँ पर प्रेजेंस हो जा रहा है। एंड वो कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर क्या काम करता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वगैरह के हेल्प से वो चीज जो हो जाता है वो कंपार्टमेंट्स या सेपरेशन जो है वो यहाँ पर मेंटेन करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली यूकैरियोटिक सेल के अंदर में अगर मैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में जो डीएनए होता है, उनका जो जेनेटिकल मटेरियल है, इट इज रिमेनिंग कंप्लीटली पैक्ड अप विद इन दैट ऑफ देयर क्रोमोसोम इटसेल्फ। वो इनके क्रोमोसोम्स वगैरह के अंदर में कंप्लीटली पैक्ड अप होके वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। सो अभी अगर मैं देख लेता हूँ सेल वॉल, सबसे पहला अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो उनके सेल के अंदर में जो उनके ऑर्गेनल्स हैं, जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम लोग तीन कंपोनेंट्स में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वाला एक ऐसा कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म के बाहर रहता है, दूसरा एक ऐसा कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म के अंदर में रहता है, एंड तीसरा कंपोनेंट जो हो जाएगा जो खुद साइटोप्लाज्म है। जो बाहर वाला जो कंपोनेंट है उनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल या तो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, नॉट ऑर्गेनेल, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। एंड उसके अंदर में अपने पास में सबसे पहले आता है द सेल वॉल, उसके बाद में आता है द सेल मेम्ब्रेन, देन आता है फ्लैजेला, सिलिया, ये सारे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट में आता है। तो उसमें अगर हम लोग देख लेंगे तो सबसे पहला अगर मैं सेल वॉल के लिए देखूं तो सेल वॉल क्या हो जा रहा है, इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, वी नो वेरी वेल, इट्स अ कंप्लीटली रिजिड काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्शन एज वेल एज एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाने में जो यहाँ पर सफिशिएंट होता है। ओके, एंड अगर हम लोग देख लेंगे तो सेल वॉल का जो प्रेजेंस है, वो सेल वॉल इट इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो। सेल वॉल जो है वो प्रोटिस्टन सेल्स में भी वो पाया जाता है, एंड प्रोटिस्टन सेल्स के साथ साथ सेल वॉल जो है वो फंगल सेल्स के अंदर में भी वो यहाँ पर अपने पास में पाया जाता है। ओके, अब कंपोजिशन के पर बेस करके ये हमें मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में म्यूरिन या तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होकर रहता है। प्लांट्स के अंदर में सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्नाइन, हेमीसेल्यूलोज, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर में पाए जाते हैं। ओके, एनिमल सेल्स में देयर इज नो सेल्यूलोज का प्रेजेंस। प्रोटिस्टेंस में अगर मैं देख लेता हूं तो प्रोटिस्टेंस के अंदर में इट कैन शो द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ सिलिका एज वेल एज दैट ऑफ सेल्यूलोज आल्सो। वो यहाँ पर सिलिका एज वेल एज सेल्यूलोज वगैरह का भी वो यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर शो करता है। ये इधर पर आ गया आपके पास में the different kind of the compositions present within that of the cell wall part itself. So अब अगर हम लोग देख लेते हैं, चलिए एक सवाल जवाब कर लेते हैं। algae have cell wall made up of, बोलो क्या आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया। algae have cell wall made up of, हाँ जी, The second option. सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मन्नांस, ये नहीं होगा। हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स, ये नहीं होगा। I don't think so. सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मेन्नान्स। ओके, गुड, वेरी गुड। सो अगर हम लोग देख लेते हैं, देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा,
हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन कुछ कुछ एल्गे में प्रेजेंट होके रह सकता है बट नॉट इन ऑल, बट हेमीसेल्यूलोज अगर एल्गे में प्रेजेंट होके रहा, स्पेशली ग्रीन एल्गे वगैरह में अगर हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होके रह जाता है, इट विल बिकम वेरी मच रिजिड काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो फिर वो उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं होगा, उसके मूवमेंट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। देन अपने पास में यहाँ पर आ जाता है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। मैं यहाँ पर फिर से वही सेम चीज देख लेता हूँ, प्रोटीन से तो सेल वॉल बना हुआ नहीं रह सकता है, बिकॉज इट विल बी प्रॉब्लम इन दैट ऑफ create problem in that of their habitat itself. Then we will be having pectin, cellulose and proteins itself. Pectin, cellulose and protein same thing. आपके पास में यहाँ पर रीजन आ जाए, ओके। सो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अगर प्लांट सेल वॉल के रेस्पॉन्स में मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूं, तो प्लांट सेल वॉल के रेस्पॉन्स में जो लेयर्स हैं, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये आ जा रहा है द प्रोटोप्लाज्म, मान लेते हैं ये जो है ये प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म के ऊपर में सबसे पहले एक वॉल का एक रीजियन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, एंड वो जो रीजियन का यहाँ पर फॉर्मेशन आ रहा है, उस रीजियन को वी आर नाउ सॉरी उस रीजियन को वी आर नाउ रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द this thing that middle lamella itself, वो जो रीजन है उस रीजन को we are representing over here as that of the middle lamella itself। इसको हम लोग यहाँ पर मिडिल लैमेला के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मिडिल लैमेला आ गया, ठीक मिडिल लैमेला के नीचे में ही वी विल से दैट कि इसके ठीक नीचे में ही फर्दर यहाँ पर सेल वॉल के कंपोनेंट मतलब सेलुलोज वगैरह का यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। तो ये जो फर्दर लेयर का डिपोजिशन हो जाता है, दिस इज द फर्स्ट वॉल लाइनिंग, जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द प्राइमरी सेल वॉल इटसेल्फ, ओके। एंड अब इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में यहाँ पर जब ये प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर बन जाएगा, तो ये प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर बन जाने के बाद फाइनली मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल ये दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे, एंड फ्यूज हो जाने के बाद वो एक सिंगल प्राइमरी वॉल का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देगा। इन दैट केस वो एक सिंगल प्राइमरी वॉल का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा। अब प्राइमरी वॉल के ठीक अंदर में फेसिंग टुवर्ड्स दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, यहाँ पर एक और रिजिड लेयर का लिग्नाइन का डिपोजिशन यहाँ पर होना चालू हो जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर लिग्नाइन वगैरह का डिपोजिशन यहाँ पर चालू हो जाता है, तो उस वक्त में जो प्राइमरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल वो यहाँ पर लाइक वो उसका एग्जिस्टेंस को वो लूज अप करेगा। एंड जैसे ही वो उसके एग्जिस्टेंस को वो यहाँ पर लूजन अप कर रहा है, तो वो यहाँ पर इस प्राइमरी वॉल को इट विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू दैट ऑफ द सेकेंडरी वॉल पार्ट इटसेल्फ। वो अपने प्राइमरी वॉल को it will be converting into that of the secondary wall itself in that case accordingly। इस तरीके से जो layers है वो layers अपने पास में यहाँ पर वो layers अपने पास में यहाँ पर present होके वो रहते हैं, okay। so the layers of that of the plant cell structure अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो it is occurring like this accordingly, ठीक है। तो वही अभी हमें यहाँ पर mainly देखना है कि किस तरीके से this is getting occurred। so अब अगर हम लोग यस सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो अपने पास में क्या क्या स्ट्रक्चर आ जाता है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला इज द फर्स्ट वी कैन से दैट कनेक्टिंग कंपोनेंट और कनेक्टिंग लेयर इन बिटवीन दैट ऑफ टू एडजेसेंट वॉल्स इटसेल्फ। दो एडजेसेंट सेल वॉल्स हैं, उन दोनों एडजेसेंट सेल वॉल्स के बीच में मिडिल लैमेला इट इज बिकमिंग अ कंप्लीटली अ कनेक्टिंग काइंड ऑफ दैट ऑफ द लेयर। वो एक कनेक्टिंग लेयर्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है, दैट इज द मिडिल लैमेला इटसेल्फ, ओके। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर मिडिल लैमेला के रिस्पॉन्स में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो मिडिल लैमेला के रिस्पॉन्स में अपने पास में ये क्या हो जाएगा कि इट्स अ थिन एंड एमोर्फस, मतलब क्या हो जाता है कि वो कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से वो यहाँ पर बनता है। एंड इट इज ऑलवेज द फर्स्ट लेयर और फर्स्ट वॉल लेयर दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इज गेटिंग हैपन।
इसके बाद में अपने पास में आता है द प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला के बाद में जो प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल इज द फर्स्ट वॉल लेयर टू गेट फॉर्म्ड इटसेल्फ, ओके, एंड वो मिडिल लैमेला के अंदर में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड इसका कंपोजिशन मेनली सेलुलोज इसका कंपोजिशन होता है। मैं अगर सेकेंडरी सेल वॉल के लिए देख लूं तो इसका कंपोजिशन मेनली लिग्नाइन हो जाता है, एंड ये प्राइमरी सेल वॉल के इंटरनल पार्ट में ये मेनली यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। लास्टली द टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल अपने पास में क्या हो जाएगा कि टर्शियरी सेल वॉल इट इज फाउंड इन द ट्रकीड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। ये यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के ट्रकीड्स वगैरह में ये यहाँ पर मेनली पाया जाता है, ओके। इट इज नॉट फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स इटसेल्फ। जिम्नोस्पर्म्स का जो ट्रकीड्स है वहां पर वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द टर्शियरी wall in a larger part itself, okay. This primary cell wall and middle lamella, these two, the presence of these two, it is always found more in that during the primary growth phase of the plant. Secondary cell wall, it is always found more in during the secondary growth phase of the plant itself, okay. And हमें secondary cell wall जो है वो हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स वगैरह में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी हमें यहाँ पर नहीं दिखता है, ओके। एंड इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पर टर्शियरी सेल वॉल के लिए देख लूं तो टर्शियरी सेल वॉल जो है वो यहाँ पर वी कैन से दैट जाइलेन वगैरह का यहाँ पर प्रेजेंस हो जाता है, ओके। एंड ये इसको एक रिजिड लाइक स्ट्रक्चर्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवाता है, ओके। तो इस तरीके से अपने पास में 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स आ गए सेल वॉल के। अब अगर हम लोग इस हिसाब से देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी आप लोग के लिए रखा हुआ है। बोलो बेटा मीनाक्षी। तो टर्शियरी सेल वॉल एंजियोस्पर्म्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें तो ट्रकीड्स होता ही है। उनमें भी ट्रकीड्स होता ही है, बट जिम्नोस्पर्म्स का जो है कुछ जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एडिशनली वी कैन से दैट लाइक टफर एंड रिजिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एंजियोस्पर्म इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। तो ये जो टफर एंड रिजिड है एंजियोस्पर्म्स से ज्यादा, उसको वो और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, एंड मोर ओवर उनमें वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वेसल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर ट्रकीड को ही मेजर रोल लेना पड़ेगा फॉर दैट ऑफ इट सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑल द पार्ट इटसेल्फ। तो जिसके वजह से उनका ट्रकीड्स में और ज्यादा उसको यहाँ पर थिकर यहाँ पर हो जाना है, सो दैट इट कैन प्रोसीड आल्सो इन अ वेरी फार्दर पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस। समझे बेटा? सर लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के वुड को सॉफ्ट वुड क्यों बोलते हैं? जिम्नोस वो तो हम लोगों ने तब भी डिस्कस किया था ना। वो सॉफ्टवुड तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि उनमें एक कोई स्ट्रॉन्गर वेसल्स प्रेजेंट उनमें नहीं होता है, तो इसकी वजह से उसको हम लोग सॉफ्टवुड के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सर मतलब सारे जिम्नोस्पर्म्स सॉफ्ट वुड नहीं रहते ना, सारे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना बेटा? हाँ। ऐसा तो ये आपके पास में यहाँ पर ये लेयर्स आपके पास में यहाँ पर आ गया, ओके। सो सबसे पहला वाला साइटोप्लाज्म के चारों ओर में जो लेयर्स बनेगा वो सबसे पहले वाले लेयर्स को हम लोग यहाँ पर मिडिल लैमेला बोलेंगे, ओके। मिडिल लैमेला के ठीक ऊपर में वी कैन से दैट द प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर आ जाएगा, एंड प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर में वी कैन से दैट द सेकेंडरी सेल वॉल विल रिमेन प्रेजेंट ओवर देयर इटसेल्फ, ओके। प्राइमरी सेल वॉल के ठीक ऊपर में द सेकेंडरी सेल वॉल विल रिमेन प्रेजेंट ओवर देयर, ओके। मतलब प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर में नहीं, मतलब उसके ठीक नीचे में ही। एंड जब सेकेंडरी सेल वॉल का प्रेजेंस हो जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज जो अपने पास में मिडिल लैमेला है वो अपना एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लूज अप कर देगा, ओके। तो ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं, वो आपके पास में यहाँ पर ये प्रेजेंट होके रहते हैं। चलिए एक और सवाल में आ जाते हैं। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, बोलो बोलो एक बार और बताओगे मिडिल लैमेला का यूज क्या होता है? Middle lamella is what? It is actually the first formed layer outside that of the cytoplasm itself. It is acting as a connecting layer. Connecting layer मतलब मान लेते हैं कि इधर से एक और सेल जो है उसका यहाँ से शुरुआत है, तो ये जो सेल जो यहाँ से इसका शुरुआत हो जा रहा है, तो इस बाजू वाले सेल के लिए यानी इस सेल के बीच में ये हमेशा यहाँ पर एक कनेक्टिव लेयर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज दैट ऑफ अ connecting kind of that of the layer itself in that case, ठीक है बेटा? ओके मतलब ये एक फंक्शन है ना इसका? ये इसका मेजर फंक्शन है जिसमें इन दोनों को वो यहाँ पर अटैच करवाने में वो इन दोनों को हेल्प करवाता है। दैट इज अ मेजर फंक्शन, ठीक है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हम लोग देख लेंगे तो मिडिल लैमेला इट इज कंपोज मेनली ऑफ वी कैन से दैट फॉस्फोग्लिसराइड्स, हेमिसेलुलोज, म्यूरामिक एसिड एंड कैल्शियम पेक्टेट। बोलो अभी कैल्शियम पेक्टेट। यस कैल्शियम पेक्टेट।
सो रोल ऑफ सेल वॉल का रोल क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली सबसे पहला शेप को ये प्रोवाइड करवाता है, ओके। देन प्रोटेक्शन, प्रोटोप्लाज्म के प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा, ओके। एक वी कैन स्केलेटल एक्सोस्केलेटन, या तो वी कैन से दैट एक्सोस्केलेटन नहीं बोलूंगा, बट हाँ आउटर स्केलेटल, आउटर सेलुलर एक स्केलेटन के तरीके से वो प्रेजेंट होकर रहता है, जिसमें से साइटोप्लाज्म के एक प्रॉपर वे में एक शेप या तो एक प्रॉपर होल्डिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर उसको मिलता है। रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड हो रहा है, ओके। साथ ही साथ स्ट्रेंथ मिलता है। हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये कैसे करेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ द सेल वॉल इज हेल्पिंग इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, बता सकते हो? और विच कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, विच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन? Can anybody tell me which component of cell wall, which component of cell membrane helps in that of the cell to cell interaction? प्लाज्मोडेस्माटा, क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन बेटा प्लाज्मोडेस्माटा तो सब में प्रेजेंट होके नहीं रहेगा ना बेटा, है ना? प्लाज्मोडेस्माटा तो हाँ। सब में नहीं रहेगा, तो फिर बोलिए So बोलिए when you बोलिए। say cell to cell interaction, is it because the cell will be like permeable to certain substances so they can go in and out between two cells? Yes, yes, that is I'm So the telling. primary cell wall, because it's the outermost. Actually, I am asking about that of the, not the layers of that of the part. I am asking about that of the components. Okay, which Protein? components in a cell wall? Not protein, never. आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, protein, lipid. Carbohydrate. Yes, yes, exactly correct. Proteins and lipids are always the major components of that of a cell wall or a cell membrane or any kind of part, especially for that of the cell membrane itself in that case. Okay, so always carbohydrate जो है वो सेल में ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, स्पेशली मेम्ब्रेन एंड आउटर लाइनिंग में। तो अगर वो ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, उसका मेजर काम ही हो जाता है सेल टू सेल इंटरेक्शन मेंटेन करना। It helps in that of maintenance of that of the cell to cell interaction itself. Okay, do remember, ये चीज को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है। सो जैसे अगर मैं ग्लाइकोप्रोटीन देख लूं, जैसे मैं अगर लाइपोप्रोटीन देख लूं, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ये जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उन कंपोनेंट्स में ये जो ग्लाइको वाला जो वर्ड आ जाता है ना, वो ग्लाइको वाला वर्ड वो क्या होता है, वो दोनों सेल्स के बीच में वो वहां पर एक इंटरेक्शन को वो वहां पर एक मेंटेन करवाने में वो वहां पर हेल्प करवाता है इन दैट केस। सो इट इज हेल्पिंग टू इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट ऑफ द सेल टू सेल इंटरेक्शन इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है बेटा, समझ में आया एवरीबॉडी? ये आ गया। तो acts as a barrier because obviously ये क्या हो जाएगा, it's a strong and rigid molecule, तो obviously it's a barrier undesirable macromolecules के लिए। चलिए कुछ questions। Which are the following structures between two adjacent is acting as an effective transport pathway? Two adjacent cells is acting as an effective transport pathway. Plasma lemma, plasmodesmata, plastoquinons, endoplasmic reticulum. बोलो। Plasmodesmata. What is plasma lemma? What is plasma lemma? हाँ जी, what do you mean by plasma lemma? Plasma lemma is what? Any idea what is plasma lemma? Anybody? Cell membrane. Yes, very good बेटा मीनाक्षी। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम हो जाता है प्लाज्मा लेमा। ओके, सेल मेम्ब्रेन, लेमा वर्ड का मतलब हो जाता है मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मीन साइटोप्लाज्म, तो इसके लिए हम इसको प्लाज्मा लेमा के हिसाब से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद में अपने पास में आता है प्लास्टोक्विनोन्स। व्हाट आर प्लास्टोक्विनोन्स बेटा? प्लास्टोक्विनोन्स क्या इलेक्ट्रॉन है? कैरियर। वो ETS में था। हाँ, प्लास्टोक्विनोन, कैरियर। correct, correct. Plastoquinons are what? These are the electron carriers itself. Plastoquinon is nothing but that of an electron carrier in that case. ठीक है? Okay, it is a electron carriers जो कि ETS में participate करता है। So आंसर इज प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए सेल मेम्ब्रेन से कुछ सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के जस्ट बिल्कुल बाहर में ही एक एक्सटर्नल कवरिंग के हिसाब से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ओके,
एंड इनको हम लोग प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर के जैसा काम करता है। ऑलवेज इट इज अ 3 layered स्ट्रक्चर, दिस इज ऑलवेज ऑफ अ 3 layered काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। एंड जब ये एक 3 layered के हिसाब से प्रेजेंट है, मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लिपिड एज वेल एज प्रोटीन्स, इनके लेयरिंग्स भी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज दैट ऑफ अ 3 layered structure itself in that case, okay। so कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो, कार्बोहाइड्रेट्स वो यहाँ पर पाया तो जाता है, बट कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज फाउंड इन दैट ऑफ अ ट्रेस काइंड ऑफ क्वांटिटी इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। ये देखो जनरल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड एंड प्रोटीन आर द मेजर कंपोजिशंस एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ट्रेस कंपोजिशंस इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल मैंने दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो थियरी है सेल मेम्ब्रेन का, वो अपने पास में बाकी के बहुत सारे थियरीज आ जाते हैं। जैसे रॉबर्टसन का एक थियरी आता है जिसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट बोलते हैं, ओके। उसके बाद में डैनियल डेवसन का भी मॉडल आ जाता है, ओके। बट अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे इसके सबसे सक्सेसफुल मॉडल ऑफ दैट ऑफ, अगर मैं थियरी देख लेता हूँ, इट इज ऑलवेज द फ्लूइड मोजेक मॉडल इटसेल्फ इन दैट केस। वो यहाँ पर फ्लूइड मोजेक मॉडल के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। इसको हम लोग यहाँ पर प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड भी हम लोग बोलते हैं। व्हाई इट इज सेड सो, बिकॉज यहाँ पर मेजर जो कंपोजिशन है, वो मेजर कंपोजिशन वो एक फॉस्फोलिपिड होता है। अब उन फॉस्फोलिपिड के अंदर में प्रोटीन्स जो है, वो प्रोटीन्स यहाँ पर वी कैन से दैट वो यहाँ पर एम्बेडेड होके वो यहाँ पर रहता है इन दैट केस, ओके। वो यहाँ पर एम्बेडेड होके वो यहाँ पर रहेगा, ओके। अब जब वो यहाँ पर एम्बेडेड होके रहेगा, प्रोटीन्स जो हैं जब वो वहां पर एम्बेडेड होके वो वहां पर रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसा दिखता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो शायद बाहर की ओर, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाहर की ओर वो वहां पर एक्सपोज होके वो यहाँ पर रहता है। तो जिसके वजह से हम इसको यहाँ पर प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। प्रोटीन आइसबर्ग या सी ऑफ फॉस्फोलिपिड के हिसाब से इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ओके। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो वी कैन से दैट कि मेम्ब्रेन का जो मॉडल्स है, मेम्ब्रेन में अपने पास में लैमेलर मॉडल्स, सैंडविच मॉडल्स, अपने पास में ये 2 तरीके के मॉडल्स आ जाते हैं। ये जो है पहला मॉडल आ गया, दैट इज अ सैंडविच मॉडल। यहाँ पर 2 तरीके का आ जाता है, एक है डैनियल डेवसन मॉडल एंड दूसरा वाला जो आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं द रॉबर्टसन मॉडल इटसेल्फ। तो जो डैनियल एंड डेवसन मॉडल आ जाता है, उस डैनियल एंड डेवसन मॉडल के अनुसार यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जो बायो मेम्ब्रेन है वहां पर ये हमें बोलता है कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होके रहेगा। एक आ जाएगा द लिपिड लेयर एंड द प्रोटीन लेयर इटसेल्फ, इस हिसाब से। अब ये बताता है कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दैट प्रोटीन इट इज ऑफ अल्फा प्रोटीनस इन दैट ऑफ इट नेचर। जो प्रोटीन है दैट प्रोटीन इट इज ऑफ अल्फा प्रोटीन इन दैट ऑफ इट्स नेचर इटसेल्फ। बट वहीं पर ही अगर हम लोग रॉबर्टसन मॉडल के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं, तो रॉबर्टसन मॉडल अपने पास में क्या हो जा रहा है कि इट इज अ बीटा प्रोटीन इन दैट ऑफ द नेचर इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। It is a layer which is showing the presence of the beta protein itself in that case, okay। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो जितने भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं वो सारे बायो मेम्ब्रेन्स एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब क्या, एक सिंगल लाइनिंग, इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट इन दैट ऑफ अ सिंगल लाइनिंग काइंड ऑफ थिंग इटसेल्फ। वहां पर एक सिंगल लाइनिंग के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब क्या, जो फॉस्फोलिपिड एंड जो प्रोटीन्स होता है, वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन जब वो एक साथ में प्रेजेंट होके रहता है, इट इज नॉट सीमिंग टू बी दैट ऑफ अ सेपरेट काइंड ऑफ दैट ऑफ द लाइनिंग्स इटसेल्फ, इट सीम्स टू बी दैट ऑफ अ सेम और सिमिलर काइंड ऑफ दैट ऑफ अ स्ट्रक्चर इटसेल्फ इन दैट केस। वो यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, वो यहाँ पर एक सिंगल लाइनिंग के हिसाब से ही प्रेजेंट है, और उसको हम लोग यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि जो रॉबर्टसन है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट में, ये रॉबर्टसन ने, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लेट अस नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन इटसेल्फ, ओके। एंड इट इज 75 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। बट ऑल्दो हम लोग उसको फ्लूइड मोजेक मॉडल में इंक्लूड करते हैं, बट रॉबर्टसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू लेट अस नो अबाउट दैट ऑफ द डायमेंशन ऑफ दैट ऑफ द मेम्ब्रेन इटसेल्फ, एंड दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम इन दैट केस, ठीक है, ओके। इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। नाउ दिस इज अ फ्लूइड मोजेक मॉडल,
अब अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल बीन प्रपोज्ड बाय दैट ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। दो आदमी लोगों ने मिलके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन जी ने। ओके, एंड सिंगर एंड निकोलसन जी ने हमें वो क्या बताए थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि जो मॉडल है, जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है, ओके, वो लिपिड जो है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का वो हो जाता है, मतलब इट्स अ पोलर काइंड ऑफ द नेचर, जो कि सेमी फ्लूइडिटी वगैरह टाइप का वो यहाँ पर शो करता है। ओके, एंड साथ ही साथ यही जो मेम्ब्रेन मॉडल्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर में जो प्रोटीन्स हैं, ओके, वो प्रोटीन्स यहाँ पर दो तरीके के हो सकते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन आ जाएंगे और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आ जाएंगे। जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब क्या वो इंटरनल रीजन में प्रेजेंट है, एंड जो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स आ जाते हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो मेम्ब्रेन के बाहर में वो प्रेजेंट होके रहते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ओके, एंड वो बाहर में प्रेजेंट होके what it is doing in that case, we can say that it is actually helping in maintaining contact with that of the other part also, and mainly it is acting as that of a transporting part itself in that case। ठीक है, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो ये यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि लिपिड बाइलेयर एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स appears to make a fluid mosaic kind of that of the arrangement। mosaic means a random kind of that of the arrangement itself, और a zigzag kind of that of the pattern जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। it is showing a quasi-fluid kind of that of the nature। quasi-fluid means semi-fluidic kind of that of the nature itself, and इन्हीं मेम्ब्रेन, इन्हीं लाइपोप्रोटीनस कंटेंट के वजह से ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लाइपोप्रोटीनस कंटेंट की वजह से ही ये मेम्ब्रेन का जो नेचर हो जाता है, इसको हम लोग फ्लूइडिटी ऑफ दैट ऑफ द मेम्ब्रेन के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके, सो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड काइंड ऑफ दैट ऑफ द मॉडल इटसेल्फ। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड काइंड ऑफ दैट ऑफ द मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। ओके, मोreover as per that of the fluid mosaic model, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स अपने पास में प्रेजेंट है ना, ये लिपिड मॉलिक्यूल इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज दैट ऑफ एन एम्फीपैथिक इन नेचर। जो लिपिड है, दिस लिपिड इट इज ऑलवेज एन एम्फीपैथिक इन नेचर इटसेल्फ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्फीपैथिक नेचर? एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या, कोई बता पाएगा? हाँ जी, एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? प्रीतिका बोल पाओगे? सर मतलब उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं। उसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहते हैं। ओके, वेरी गुड। पोलर एंड नॉन पोलर मतलब मेनली एक्चुअली एम्फीपैथिक हम लोग ये बोलते हैं कि इसका मतलब ये हो जा रहा है कि इट इज जो लिपिड जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, वो एक्चुअली एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों हम लोग उसको एक पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं? बिकॉज इट शोज टू एंड्स, वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड हमेशा वो अंदर की ओर प्रेजेंट होकर रहता है, एंड जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो हमेशा बाहर की ओर प्रेजेंट होके रहता है, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर की ओर वो हमेशा प्रोजेक्ट करके रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एज बिकॉज एम्फी मीन्स डुअल एंड पैथिक मीन्स एंड, सो दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? लिपिड इट ऑलवेज शोज टू एंड पार्ट इटसेल्फ, दैट इज पोलर नेचर इन दैट केस। ओके, तो जिसकी वजह से लिपिड को हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सो अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन में देख लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मतलब कंपोनेंट अपने पास में आ जाता है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स। दीज आर ऑल द फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर रिमेनिंग प्रेजेंट, एंड दैट इज अ पोलर काइंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट इटसेल्फ। ओके, एंड वो मेनली एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के जैसा वो फॉर्मेशन करवाता है, एंड ये फॉस्फोलिपिड जो है वो यहाँ पर बाइलेयर के हिसाब से प्रेजेंट होकर रह रहा है। ये एक अपर लेयर एंड ये एक लोअर लेयर प्रेजेंट है, एंड अंदर में क्या हो जा रहा है कि ये एक प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पार्ट यहाँ पर वो प्रेजेंट होकर रहता है। सो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो बाहर की ओर प्रोजेक्ट करके रहता है, एंड अंदर की ओर जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो अंदर की ओर यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे इसको, हम लोग यहाँ पर एम्फीपैथिक नेचर हम लोग बोल रहे हैं, या तो पोलर नेचर हम लोग यहाँ पर इसको बोल रहे हैं, जिसका एक बाहर में एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एंड अंदर में वी कैन से दैट हाइड्रोफिलिक काइंड ऑफ द एंड, या तो नॉन पोलर काइंड ऑफ द एंड जो है वो प्रेजेंट होकर रहे। वो फ्लूइडिटी देता है मेम्ब्रेन को, क्वासी फ्लूइड, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो लिपिड जो है वो कितने तरीके के लिपिड्स होते हैं? देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ लिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट ऑफ वी कैन से दैट
अब मेम्ब्रेन इटसेल्फ किस तरीके से, सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड्स एज वेल एज द कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ। तो फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स क्या हो जाएगा कि वो अमाइनो अल्कोहल, स्फिंगोसाइन वगैरह के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं अगर फॉस्फोलिपिड के हिसाब से देख लेता हूँ तो वो यहाँ पर फॉस्फेट कंटेनिंग जो है वो यहाँ पर पार्ट में जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है इन दैट केस। ओके, सो लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो यहाँ पर मेनली यहाँ पर वो प्रेजेंट होके यहाँ पर रहता है। नाउ वी गॉट द प्रोटीन्स। अगर हम लोग प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में देख लेंगे तो जनरली प्रोटीन्स जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स अपने पास में दो तरीके के हो जाएंगे, इंटीग्रल एंड एक्सट्रिंसिक। पहले मैंने बताया पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है एंड वो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर में वो ट्रांसपोर्ट करवाने में वो हेल्प करता है। वहीं पर ही अगर मैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वगैरह को देखता हूं तो वो सब्सटेंसेस को बाहर से वो लेने में हेल्प करता है एंड बाहर से वो लेके उसको वो इंटरनल साइड की ओर उसको वो डायरेक्ट करवाने में वो उसको हेल्प करता है। सो मैं अगर अभी यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को देख लेता हूँ तो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो जनरली वी कैन से दैट मेम्ब्रेन प्रोटीन का 70% ऑफ द पार्ट जो है, फ्रैक्शन जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन से वो यहाँ पर बनता है। ओके, एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन इट इज मेनली, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उस इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग इजीली ना हम लोग उसको आइसोलेट नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज वो यहाँ पर लिपिड्स के साथ एकदम एक टाइट पैटर्न में, बिकॉज वो इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होता है ना। इवन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी जो आ जाता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, वो यहाँ पर लिपिड के साथ एकदम वो टाइटली वो यहाँ पर अरेंज्ड होके या अटैच्ड होके वो यहाँ पर रहता है। तो जब वो लिपिड्स के साथ वो यहाँ पर टाइटली अटैच्ड होके जब वो यहाँ पर रहता है इट इज नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड इन दैट केस। ठीक है, सो अगर हम लोग इस हिसाब से देख लेते हैं तो इट इज पार्शियली और टोटली बरीड विद इन द मेम्ब्रेन पार्ट इटसेल्फ एंड इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड वेरी इजीली। सो मैंने आपको अभी बताया इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और द टनल प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक या तो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं उसको हम लोग इजीली उसको हम लोग आइसोलेट करवा सकते हैं, दे कैन बी इजीली आइसोलेटेड इटसेल्फ। वो सुपरफिशियली उनको हम लोग इजीली जो है माइल्ड ट्रीटमेंट से ही हम लोग उसको इजीली आइसोलेट जो है हम लोग उसको करवा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सट्रिंसिक काइंड ऑफ द प्रोटीन पार्ट व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट। ठीक है, चलिए एक सवाल में आ जाते हैं। ये सब तो इजी वाला पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलाइन। बोलो, which one is not the component of the cell membrane itself? बोलिए। Proline. प्रोलाइन, what is प्रोलाइन? प्रोलाइन क्या है? हाँ जी, what is प्रोलाइन? कोई अमीनो एसिड या प्रोटीन है। It's an amino acid बेटा, प्रोलाइन it's an amino acid। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल। The plasma membrane consists mainly of, बोलो पढ़ के मुझे बताओ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए। Third option. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बोल रहे हो? हाँ। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है वी कैन से दैट इट इज द ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इट इज ऑलवेज आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो कंपार्टमेंटलाइजेशन, मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स जो है वो एंडोसाइटोसिस वगैरह में हेल्प करेंगे, सेल टू सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, सिक्रीटरी एक्सक्रीटरी ये सब रोल तो आता ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये जो लास्ट वाला जो रोल है वो इनमें आ जाता है, जो कि इनमें ट्रांसपोर्टिंग पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है। सो मेम्ब्रेन इट इज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द ट्रांसपोर्ट पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो कितने तरीके से यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है? मेम्ब्रेन कैन परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट इन दैट ऑफ वी कैन say that two major pathway, passive transport and active transport itself. Okay, मैं अगर यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए देख ले रहा हूँ तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपने पास में क्या आ जाता है, एक आता है जिसको हम लोग यहाँ पर डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, दूसरा वाला आ जाएगा ऑस्मोसिस एंड तीसरा वाला आ जाएगा द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो अपने पास में यहाँ पर वो आ जाता है।
सो मैं अगर यहाँ पर डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में मैं अगर यहाँ पर देख लेता हूँ, तो डिफ्यूजन अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि डिफ्यूजन में ये जो लाइक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंसेस जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर मूव करते हैं। इसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जा रहा है? इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट ऑफ the higher towards that of the lower concentration of the substances itself. That thing we are representing it as the diffusion. Okay. एंड सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि डिफ्यूजन इट इज मेनली हैपनिंग फॉर सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट रिलेटेड जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं अगर यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए मैं अगर देखता हूँ तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द मेम्ब्रेन इटसेल्फ, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स में से वो सब्सटेंसेस को उठाता है एंड वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से वो सब्सटेंसेस को उठाने के बाद वो डायरेक्टली उसको वो साइटोप्लाज्म की ओर वो उसको ट्रांसफर करवा देता है। रिपीट करवा रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है कि जो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स डायरेक्टली सब्सटेंसेस को वो बाहर से लेगा एंड लेने के बाद वो उन सब्सटेंसेस को अंदर की ओर वो उनको रिलीज करवाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाई नॉट द नॉर्मल डिफ्यूजन, व्हाई नॉट द ऑस्मोसिस? बिकॉज facilitated diffusion it is mainly responsible for hydrophobic kind of the other substances itself. जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं उन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के लिए वी कैन से दैट वो मेनली यहाँ पर यूज अप यहाँ पर होता है इन दैट केस। ओके, सो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली वो लिपिड में सॉल्युबल होके वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, तो जिसके वजह से ही वो यहाँ पर फैसिलिटेटेड या तो कुछ फैसिलिटेशंस मतलब प्रोटीन्स वगैरह के प्रेजेंस के ऊपर बेस करके यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। सो दिस फॉर दिस रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द फैसिलिटेटेड काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी सब्सटेंसेस हैं या तो वो डायरेक्टली फ्लो कर रहे हैं या तो वो कोई और वी कैन से दैट प्रोटीन्स हो या तो कोई और मतलब फैसिलिटेशंस के मदद से वो यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। बट मैं अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए देख ले रहा हूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास में क्या हो जाता है कि वो एनर्जी वी कैन से दैट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनर्जी इटसेल्फ, दैट is actually the active transport in that case. बोलो मीनाक्षी, कुछ बोलने जा रही थी मीनाक्षी जी? हाँ मीनाक्षी, एनीथिंग? नो, ओके, सो वी कैन से दैट। हाँ बेटा बोलो। सर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपने डिफरेंस क्या बोला? मैंने ये बोला कि डिफ्यूजन जो है वो मेनली सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कंसंट्रेशंस के लिए ही वो यहाँ पर ऑकर करता है, बट अगर मैं ऑस्मोसिस के लिए देखूंगा तो ऑस्मोसिस इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट ऑफ सोल्यूशन लेवल मतलब ट्रांसपोर्ट आल्सो। वो यहाँ पर सोल्यूशन लेवल के ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी वो यहाँ पर इन्वॉल्व होके रहता है। मतलब मेनली वो सोल्यूशन लेवल एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, उसका फ्लो जो है, इनफ्लो जो है। समझे? हाँ सर समझा। ओके, बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन से दैट बल्क ट्रांसपोर्ट। ना बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो जा रहा है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस बल्क में मतलब क्या लार्ज अमाउंट में वी कैन से दैट वो इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। तो बल्क में जो सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंसेस दे कैन बी ईदर इन अ फ्लूइड कंटेंट आल्सो और द सब्सटेंसेस दे कैन बी इन दैट ऑफ द सॉलिडिक टाइप ऑफ कंटेंट आल्सो। ओके, तो जब वो सॉलिडिक टाइप ऑफ कंटेंट में जब उनका फ्लो होता है तो उसको हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब वो फ्लूइडिक काइंड ऑफ पार्ट में जब उसका फ्लो हो जाएगा उनको हम लोग यहाँ पर पिनोसाइटोसिस के हिसाब से भी हम इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। सो व्हाट इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट? अ बल्क ट्रांसपोर्ट इट स्टैंड्स फॉर दैट ऑफ इट इज द काइंड ऑफ द एंडोसाइटोसिस इटसेल्फ। ओके, पिनोसाइटोसिस एज वेल एज फेगोसाइटोसिस, इस हिसाब से ये यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, एंड एंडोसाइटोसिस में हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द सेल ईटिंग। एक्सोसाइटोसिस में हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑलवेज द सेल वॉमिटिंग इटसेल्फ। एंडोसाइटोसिस में हमेशा वो सेल ईटिंग पार्ट हो जाता है एंड एक्सोसाइटोसिस अपने पास में क्या हो जाता है? दे आर द सेल वॉमिटिंग इटसेल्फ इन दैट केस। दैट मींस फॉर अगर किसी भी चीज को अगर सेल को इजेस्ट करना है या कोई भी कंपोनेंट को अगर उसको बाहर थ्रू आउट करना है तो ऑटोमेटिकली वो अपने पास में क्या हो जाएगा? इट विल बी द एक्सोसाइटोसिस इटसेल्फ इन दैट केस। वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो रहता है।
ओके, सो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस इट इज ऑलवेज लाइक कुछ भी बाहर से कोई भी तरीके का सब्सटेंसेस आ गया, उन सब्सटेंसेस को जब अंदर में उनको गेन किया जा रहा है उनकी एंट्री, तो उनको हम लोग एंडोसाइटोसिस के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब नाउ द साइटोप्लाज्म पार्ट, मैं अगर अभी यहाँ पर साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में अभी मैं अगर यहाँ पर देख लेता हूँ, तो साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इट इज व्हाट, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, इट्स अ कंप्लीटली वी नो सेमी फ्लूइडिक काइंड ऑफ जेली लाइक पार्ट इट्सेल्फ। साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट है क्या क्या प्रेजेंट होकर रहता है, एक साइटोप्लाज्मिक इसमें एक मैट्रिक्स रहेगा, ओके, सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज सेल इंक्लूशंस। व्हाट इज दिस सेल इंक्लूशंस? सेल इंक्लूशंस का मतलब क्या है, एनीबॉडी? हाँ जी, सेल इंक्लूशंस का मतलब क्या आ जाएगा? गोल्जी बॉडी। और कुछ सेल इन्फ्लूशंस और कुछ सेल इंक्लूशंस और कुछ सेल इंक्लूशंस मतलब ऐसे कुछ जो सेल साइटोप्लाज्म से ही जिनका फॉर्मेशन जो है वो ऑकर कर रहा है, एंड वो अपने पास में वो क्या हो जाएगा कि वो स्टोरेज वगैरह के लिए वो यहाँ पर मेन रोल यहाँ पर वो प्ले करेगा, इट विल प्लेइंग द मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज ऑल्सो, ओके, उनको हम लोग सेल इंक्लूशंस बोलते हैं। जो मेजर पार्ट जो अपने पास में आ जाता है वो सेल ऑर्गेनल्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है, ठीक है बेटा, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो सेल साइटोप्लाज्म का जो, बोलो बेटा। तो सेल इंक्लूजन्स में फिर वैक्यूल्स और वही सब आएगा ना, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी। हाँ 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 हाँ, वो सब कुछ आ सकते हैं उसमें, दे कैन आल्सो बी देयर ओवर देयर, ओके, इन दैट पार्ट, ओके, समझे, बढ़िया। सो अभी मैं अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में अभी मैं अगर यहाँ पर देख लूं, तो इस केस में अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वी कैन से दैट कि साइटोप्लाज्म का जो मेजर रोल है, साइटोप्लाज्म का एक मेजर रोल आ जाता है, एंड वो रोल मेजर रोल अपने पास में क्या हो जा रहा है साइटोप्लाज्म का, इट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? हाँ जी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम लोग किसको बोलेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? हाँ बेटा, साइक्लोसिस प्रोसेस जिसको हम लोग It's बोलते हैं। when I'm not too sure, sir, but the cytoplasm is always like in motion, something like that. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब वो मोशन जो है वो किस तरीके का मोशन है? इज इट एन ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काइंड ऑफ मोशन और व्हाट? इज इट एन ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काइंड ऑफ मोशन और व्हाट? I बोलिए। can't remember the details. Yes, it is an alternate contraction and relaxation kind of motion, and जिसके अंदर में आपके पास में क्या हो जा रहा है कि जो लाइक ऑर्गेनल्स वगैरह है, वो ऑर्गेनल्स वो डायरेक्टली वी कैन से दैट वो मूव करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ वन जोन टू दैट ऑफ अनदर जोन इटसेल्फ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह की ओर वो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो यहाँ पर मूव करना वो चालू करवा देते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म इट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल वन which makes the components, the organelles, etc., to move from one location towards that of another location itself very easily. That is a cytoplasmic streaming. Okay. Or the protoplasmic streaming itself, that is a cyclosis process also in that case, ठीक है। So इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, autonomic movement of that of the cytoplasmic matrix, that thing we are representing it as that of the cytoplasmic streaming itself। मतलब मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया एंड फिर रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जब वो करना चालू हो जाएगा, तो जो कंपोनेंट एक जोन में प्रेजेंट है वो फ्रॉम वन एंड टुवर्ड्स दैट ऑफ द अनदर एंड वो इजीली यहाँ पर जो है वो वहां पर ट्रांसफर्ड जो है वो इजीली यहाँ पर ट्रांसफर्ड उसका वहां पर हो जाता है इन दैट केस, ओके। तो इसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द साइक्लोसिस और द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इटसेल्फ। सो मैं अगर यहाँ पर इस हिसाब से टाइप्स को देख लेता हूँ, तो आपके पास में ये एक्चुअली जरूरी नहीं है, टाइप्स पहले आते थे, काफी पहले आते थे, बट फिर भी मैंने इंक्लूड करके रखा है। साइक्लोसिस के यहाँ पर दो मेजर टाइप्स आ जाते हैं, एक है रोटेशन और एक है सर्कुलेशन इटसेल्फ। रोटेशन जो होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो जाएगा, सर्कुलेशन इन ऑल द डायरेक्शन इटसेल्फ। सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट डायरेक्शन में, ऑल द डायरेक्शन में इसका जो है वो मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये जो पार्ट है इट शोज जब
यही जो मूवमेंट है, when the movement is occurring only a single direction like this, okay, either up and down or left to right, अगर ऐसा ही एक सिंगल डायरेक्शन में जब इसका मूवमेंट होता है, इसको हम लोग यहाँ पर रोटेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन क्या हो जा रहा है? when the movement is occurring from all the direction, when the movement is occurring in all the direction itself, that thing we are representing it as the circulation itself in that case, ठीक है? Okay, so this thing, it is actually what this thing, it is actually the cyclosis part, the protoplasmic streaming or that of the cytoplasmic streaming itself, ये यहाँ पर ये present होके यहाँ पर रहता है। okay, so देख लेते हैं तो क्या हो जा रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पर क्या काम करेगा, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो ऑर्गेनेल्स एक जोन में एक एंड में प्रेजेंट है, अब उसको एक एंड से और एक एंड की ओर जब उसको भेजने का काम हो जाता है, तो वो यहाँ पर वी कैन से दैट वो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या तो साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू से वो यहाँ पर ऑकर करवाता है। साइटोप्लाज्मिक Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. So we can hear you. So we can't hear you now. Hello. Can you hear me now? Yes, Yeah, sir. yeah. Yes, sir. Yes, sir. So हम ये आपको बोल रहे थे कि जो अपने पास में जो साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है, अब वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के हिसाब से यहाँ पर आपके पास में क्या हो जा रहा है, इट इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ दैट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट ऑफ वन एंड टुवर्ड्स दैट ऑफ द अनदर एंड इटसेल्फ, जैसे मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स इनसाइड लाइक दैट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, ओके, फूड वैक्यूल्स का मूवमेंट एंड सीडोपोडिया वगैरह का जो फॉर्मेशन हो जाएगा अमीबा एंड वो भी इसमें भी वी कैन से दैट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प करता है। कैसे, आप सोचो, सीडोपोडिया क्या है, इट इज नथिंग बट दैट ऑफ एन एक्सटेंशन, इट इज वर्किंग लाइक दैट ऑफ दिस थिंग। सीडोपोडिया जो है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, नथिंग एल्स, इट सिंपली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो अगर साइक्लोसिस के हेल्प से यहाँ पर वो इन्वॉल्व भी हो जाता है, अगर वो यहाँ पर उसको मूव भी करवाता है, धक्का देके आगे बढ़ाता है, तो वो भी आपके पास में यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, इसका साइक्लोसिस प्रोसेस है। आप लोग मुझे बता सकते हो साइक्लोसिस प्रोसेस इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कब बता सकते हो? एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन में भी साइक्लोसिस जो है, साइक्लोसिस यहाँ पर इन्वॉल्व होकर रहता है, बता सकते हैं आप लोग? सर मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स उस वहाँ पे मूवमेंट ऑफ वो ओवरी के बेस पे क्या होता है? थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचिए, और थोड़ा सा सोचिए, ओवरी के बेस पे नहीं बट सोचो। हाँ जी सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं ये बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इसके अंदर में भी वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ व्हाट, इसके अंदर में भी वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस इटसेल्फ। तो कब वो वहां पर ऑकर करता है साइक्लोसिस? मेल गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो मेल गैमेट्स जब स्टाइल के थ्रू से ओव्यूल की ओर जब वो ट्रांसफर्ड होगा, तो वो कैसे ट्रांसफर्ड होगा, वो दो मूवमेंट से वो ट्रांसफर्ड होता है। पहला तो वो पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म के साइक्लोसिस के वजह से, एंड दूसरा है हेवी एंड हाई अमाउंट ऑफ वैक्यूलाइजेशन की वजह से। जो पोलन ट्यूब हो जाता है, इट इज शोइंग हाई नंबर ऑफ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन, वो वैक्यूल्स जो है वो वैक्यूल्स इन मेम्ब्रेन्स को धकेल इन गैमेट्स को धकेल के आगे की ओर लेता है, एंड उसके साथ में वी कैन से दैट जो साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म का जो साइक्लोसिस हो जा रहा है, वो साइक्लोसिस भी वो यहाँ पर उसको धकेल के आगे की ओर भेजता है। समझे बेटा? यस सर। ओके एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? याद रखिएगा ये बहुत तो इंपॉर्टेंट वाला आपकी मैंने बताया। आवाज बहुत धीरे आ रही है। रुको, अभी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ हाँ सब बोलो अभी। मतलब आवाज आ रही है पर बहुत धीरे धीरे आ रही है। बहुत धीरे धीरे आ रही है।
हाँ मतलब मतलब पहले body- अच्छा आ रही थी, तभी हाँ, थोड़ा हाँ low। अभी थोड़ा लो आ रहा है। ये माइक्रोफोन का इशू रहेगा यार शायद। क्या मेरा माइक्रोफोन का सुनाई तो दे रहा है ना सबको? हाँ सर हाँ सुनाई। सर। हाँ अ- सर सुनाई दे। अब अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके ओके, हाँ दैट्स गुड। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये पॉइंट को याद रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर में एंड पोलन ट्यूब के थ्रू से, इवन नॉट ओनली इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में भी जब पोलन ट्यूब बनता है तो उस पोलन ट्यूब के थ्रू से जो मेल गैमेट्स हैं, वो मेल गैमेट्स को, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करके ओव्यूल की ओर जब उसको भिजवा दिया जाता है ना, तो वो भेजने का काम वो दो फैक्टर्स मेनली करता है। पहला तो ऑब्वियसली साइक्लोसिस फॉर द साइक्लोसिस ऑफ दैट ऑफ द पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म, एंड दूसरा जो आ जाता है वो दूसरा आता है, वी कैन से दैट इट इज द वैक्यूलाइजेशन इटसेल्फ। वो मेनली वैक्यूलाइजेशन के लिए भी वो यहाँ पर ऑकर करता है। समझे बेटा? ओके, सो ये आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या हो जा रहा है कि अगर मैं साइटोप्लाज्म के अंदर में देख लूं तो साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड इन सेंस किस हिसाब से इंटरलिंक्ड है? उनके फंक्शनिंग्स के ऊपर बेस करके वो इंटरलिंक्ड है। ओके, वो सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स वी कैन से दैट मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होके रहते हैं, एंड मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होने के रहने के साथ साथ वो क्या हो जा रहे हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ मिलजुल के एक कॉमन रोल को वो यहाँ पर प्ले करते हैं। तो जिसकी वजह से इसको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग इनको बोल रहे हैं। एंडो मतलब इंटरनल पार्ट, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड, एंड सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में अपने पास में चार मेजर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होकर रहते हैं। एक आता है ईआर, दूसरा आता है वैक्यूल, तीसरा आता है लाइसोसोम, चौथा आता है वैक्यूल। ओके, सो इस तरीके से अपने पास में ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इस तरीके से चार मेजर ऑर्गेनल्स जो हैं वो अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट होके वो रहते हैं। एंड ये जो चारों ऑर्गेनल्स है, वो चारों ऑर्गेनल्स वो यहाँ पर मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होके रहते हैं, एंड उनका एक कॉमन फंक्शन हो जाता है, और वो ये है कि ट्रांसपोर्ट। okay, all these organelles, they are all helping in that of transporting from that of the cell or cleaning the cell itself. आप ऐसा बोल सकते हो कि it will be helping in that of cleaning that of the cell itself in that case. Okay, so endomembrane system, we can say that it is what actually it is a cleaning part itself in that case. Okay, एक हाउसकीपर के जैसा भी वो यहाँ पर बिहेव करता है। तो ये आ जाएगा ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, देन अपने पास में आ जाएगा, वी विल से दैट द लाइसोसोम्स, द वैक्यूल्स। ये इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर हियर। तो सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी नो एंडो मींस इंटरनल पार्ट, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, एंड रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर which is present within that of the cytoplasm very close towards that of the nucleus. रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इंटरनली लोकेटेड है, जो इंटरनली साइटोप्लाज्म के अंदर में जो प्रेजेंट है, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट रहने के साथ साथ वो एक नेटवर्क शेपेड में होता है, एंड वो वी कैन से दैट वो यहाँ पर लाइक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के नजदीक वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। सो इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्टेड ये हो जाता है। ओके, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यहाँ पर डिस्कवरी किस हिसाब से करते हैं, पोर्टर एंड थॉमसन के हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कवरी करते हैं। ओके, and we can say that it is remaining continuous with plasma membrane, nuclear envelope and Golgi complex. Plasma membrane, nuclear envelope and Golgi complex से के साथ वो यहाँ पर बिल्कुल एक continuous fashion में वो यहाँ पर present होके वो यहाँ पर रहता है। Continuous fashion in sense what we can say that कि there is no such kind of thing, there is no break in between that one. वो nuclear envelope and Golgi complex के साथ एक साथ में मिलजुल के वो यहाँ पर बिल्कुल present होके वो यहाँ पर रहता है। So अगर हम लोग यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अपने पास में क्या हो जा रहा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। जो सिस्टर्ने आपके पास में आ जाता है, वो सिस्टर्ने आपके पास में क्या हो रहा है, ये इट्स अ लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड फ्लैटेंड काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होके रहता है। वेसिकल्स क्या हो जाएगा, इट्स अ लाइक राउंडेड एंड ओवल शेपेड स्ट्रक्चर, एंड ट्यूबुल्स जो है वो ट्यूबुल्स क्या हो जाते हैं, इट्स अ ट्यूब लाइक इररेगुलर शेपेड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपके पास में ये प्रेजेंट होके वो रहता है यहाँ पर।
सो इट इज दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। एंड इस न्यूक्लियस के बाहर में यहाँ पर ER इस तरीके से प्रेजेंट है। अब उस ER के बाहर में वी कैन से दैट, आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होकर रहता है, उन न्यूक्लियर पोर के साथ साथ डायरेक्टली वी कैन से दैट जो यहाँ पर जो ER प्रेजेंट होकर रहेंगे, उन ER को विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है। अब न्यूक्लियर पोर के नजदीक जो यहाँ पर ER प्रेजेंट होके रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके ऊपर में राइबोसोम्स का प्रेजेंस जो है वो इसके ऊपर में यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। इसकी वजह से इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या हो जा रहा है? इनके स्ट्रक्चर के ऊपर में देयर इज नो राइबोसोम्स व्हिच आर रिमेनिंग प्रेजेंट, तो स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। These rough endoplasmic reticulum, we are also representing it as that of GER, that is granular endoplasmic reticulum. And ये जो smooth endoplasmic reticulum है, this one it is also named as that of AGER itself. So AGER हम लोग क्यों बोल रहे हैं? This is AGER का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पर अपने पास में? Just one second. अगर हम लोग AGER के लिए देखेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर दैट ऑफ अग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या? ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होकर रहता है, एंड अग्रैन्युलर के ऊपर में देयर इज नो राइबोसोम व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। सो अब देखो, सिस्टर्ने इज व्हाट? सिस्टर्ने इज ऑलवेज द मेन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो सिस्टर्ने की जस्ट ऊपर से सिस्टर्ने जो भी कंपोनेंट्स को वो सिक्रीट करेगा, वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो राउंडेड एंड ओवल शेपेड वे से वो बाहर निकलते हैं। ट्यूबुल्स जो हो जाते हैं, वो ट्यूबुल्स क्या काम करते हैं? वो दो सिस्टर्ने के बीच में एक कनेक्शन को वो यहाँ पर मेंटेन करवाने में इनमें वो हेल्प करता है। सो अगर हम लोग देख लेंगे तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ER, जैसे मैंने बताया आपको। RER के अंदर में जो वी कैन से दैट जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स ER के साथ में एक स्पेशल प्रोटीन से चिपक के रहते हैं, एंड वो जो स्पेशल प्रोटीन्स आ जाता है, उन स्पेशल प्रोटीन्स को हम लोग राइबोफोरेंस हम लोग उनको बोलते हैं। राइबोफोरेंस 1 एंड 2, ये पॉइंट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो राइबोसोम्स हैं ER के सरफेस के ऊपर में, ribosomes will remain present, will remain attached with the help of that of a special kind of that of the proteins, जिन प्रोटीन्स को हम लोग राइबोफोरेंस बोलते हैं। तो ये राइबोफोरेंस प्रोटीन्स की मदद से राइबोसोम चिपकते हैं, फिर उसको हम लोग RER हम लोग उसको बोलते हैं। बट राइबोफोरेन इज नॉट रिमेनिंग प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ दैट ऑफ द ACR, एज बिकॉज राइबोफोरेंस जो है वो ACR में प्रेजेंट होकर नहीं रहता है, सो इसके ऊपर में राइबोसोम्स जो है वो यहाँ पर चिपक नहीं पाता है, ठीक है। सो इट शोज एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और ये ACR का मेजर काम ये हो जाता है कि वो फैट्स, स्टेरॉल्स एटसेट्रा का वो सिंथेसिस एज वेल एज वो यहाँ पर स्टोरेज करवा देता है। वो यहाँ पर लिपिड्स वगैरह का वो यहाँ पर स्टोरेज एज वेल एज वो यहाँ पर सिंथेसिस करवाता है। Whereas यहाँ पर अगर मैं RER के लिए देख लूँ तो RER मेनली जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड सिक्रीशन में वो यहाँ पर इन्वॉल्व होकर रहता है। ACR के लिए देख लूं तो ACR it is mainly involved in that of the synthesis and storage of that of the lipids as well as that of the sterols itself, whereas अगर मैं RER के लिए देख लूं तो RER जो हो जाता है it is mainly involved in that of synthesis and secretion of that of the proteins itself in that case, वो यहाँ पर proteins वगैरह के secretion में वो यहाँ पर mainly help करता है, okay। So ACR लिपिड्स के लिए एसोसिएटेड होकर रहेगा, एंड ACR से ही एक और माइक्रो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिस माइक्रो बॉडी को हम लोग स्फेरोसोम्स बोलते हैं। स्फेरोसोम्स क्या हो जाएंगे कि स्फेरोसोम्स आर द वन वी कैन से दैट जो कि मेनली किस में हेल्प करता है, विच इज मेनली हेल्पिंग इन दैट ऑफ व्हाट, विच इज हेल्पिंग मेनली इन दैट ऑफ द लिपिड स्टोरेज इटसेल्फ, जो मेनली लिपिड वगैरह को स्टोर करवाने में जो यहाँ पर मेनली हेल्प करता है, वो अपने पास में ACR से ही वो यहाँ पर बनता है। So let's see the functioning of the endoplasmic reticulum। सबसे पहला वो, हाँ एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जब प्रोटोप्लाज्म बनता है तो प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे पहला वाला जो ऑर्गेनेल बनेगा वो फर्स्ट ऑर्गेनेल इट इज ऑलवेज ER इटसेल्फ। ये चीज आपको याद रखिएगा।
जो प्रोटोप्लाज्म बनता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर में जो सबसे पहला ऑर्गेनेल जिसका फॉर्मेशन होता है, इट इज ऑलवेज द ईआर इन दैट केस। ओके, अब ये जो ईआर है वही ईआर इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग व्हाट, दैट ईआर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग, वी कैन से दैट द न्यूक्लियर एनवेलप, द सेलुलर एनवेलप, द सेल वॉल, ये जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सब मेम्ब्रेन्स के जो कंपोनेंट्स वगैरह हो जाते हैं, उन सबको बनाने के लिए मेनली ईआर बिकम्स द मेजर, वी कैन से दैट रिस्पॉन्सिबल वन। सो ईआर जो है वो एक अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है एंड एक ह्यूज सरफेस एरिया को वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, साथ ही साथ अगर हम लोग देख लेंगे तो वो काफी सारे कंपोनेंट्स का इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट वगैरह को भी वो यहाँ पर मेंटेन करवाने में वो हेल्प करता है। इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द रैपिड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट आल्सो इन दैट, ठीक है ना। तो वो सेल से बाहर एंड सेल से अंदर वो आराम से वो इनका ट्रांसपोर्ट करवाने में वो हेल्प कर देता है। एंड मोर ओवर अगर हम लोग देख लेंगे तो वो सिक्रीशन वगैरह में भी हेल्प करता है। तो ईआर जैसे मैंने पहले ही बताया कि ईआर एंड जीसी, these are the two components which are involved in that of the transporting role itself. These are mainly involved in that of the transporting role or that of the secretory role itself. So automatically they are helping in that of secretion of different kind of that of the substances itself in that case. Okay, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो एसीआर का एक मेजर रोल ये भी आ जाता है कि एसीआर जो है वो यहाँ पर लीवर्स के लीवर सेल्स वगैरह के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन लाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी वेस्ट कंपोनेंट्स वगैरह प्रेजेंट होके रहेंगे, उन वेस्ट कंपोनेंट्स वगैरह को वो यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करवाता है। ओके, मोर ओवर एसीआर जो है वो एसीआर वो यहाँ पर वी कैन से दैट वो फैट्स वगैरह को भी वो यहाँ पर स्टोर करवाने में हेल्प करेगा। इट विल बी हेल्पिंग टू स्टोर दैट ऑफ द फैट्स आल्सो ओवर हियर इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। एंड आरईआर जो है वो एक एक्सटेंसिव सरफेस एरिया को वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। ओके, जिससे कि प्रोटीन वगैरह का यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाए। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने पास में क्या हो जा रहा है, इट इज एक्टिंग एज दैट ऑफ एन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल वी कैन से दैट स्केलेटल फ्रेमवर्क, देन लार्जर सरफेस एरिया वगैरह का फॉर्मेशन, मोस्टली लिपिड सिंथेसिस एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस, ये दो मेजर काम है इनका इंडिविजुअली। एंड कॉमनली मेजर काम हो जाता है सिक्रीशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ। जो कॉमन मेजर काम है वो हो जाता है सिक्रीशन एज वेल एज दैट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ओके, ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर सबको? मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं ताकि ये जो Yes, sir. इजियर चैप्टर्स है वो अपना फटाफट खत्म हो जाए। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बोलिए, बिकॉज हमारे लिए मेजर चैप्टर्स अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो इसके लिए आई एम जस्ट गोइंग अ बिट फास्ट। अगर किसी को कोई पॉइंट में रिपीटेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन दैट केस। मीनाक्षी मैडम क्लियर हुआ? अभिषी, हाँ सर, क्लियर अभिषी है। बहुत बढ़िया। हाँ, सर। अभिषी, अदिति, हाँ सर। ओके। ईआर ही एक और कंपोनेंट का फॉर्मेशन करवाता है जिस कंपोनेंट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ईआर से ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो ईआर इज ओनली द पेरेंटल मॉलिक्यूल। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी ईआर की तरीके का ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है एंड डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्गी। एक्चुअली इसका डिस्कवरी एक दूसरे पर्सन ने किया था, बट कैमेलियो गोल्गी जी ने इनका स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन अच्छे तरीके से इसको किया, तो इसकी वजह से हम लोग इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो इनका जो अकरेंस हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, इनका अकरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑकरिंग इन दैट ऑफ ऑल ऑफ दैट ऑफ द सीव ट्यूब्स इटसेल्फ, स्पर्मेटोसाइट्स एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स के अंदर में इनका जो है वो इजी अकरेंस यहाँ पर ऑकर कर होता है। मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स वगैरह के अंदर में भी इनका अकरेंस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, एंड मैं अगर यहाँ पर लोकेशन देख लेता हूँ तो इट विल बी ऑकरिंग इन बिटवीन दैट ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज दैट ऑफ द सेल सरफेस। सेल सरफेस एंड न्यूक्लियस के बीच में इनका मेजर जो है वो इनका लोकेशन रहता है। ओके, अब अगर हम लोग ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लास्ट के जो दो पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि एनिमल सेल्स में जो जीसी है वो जीसी या तो वो यहाँ पर वी कैन से दैट वो डिफ्यूज वे में प्रेजेंट होके रहेगा या तो वो वहाँ पर लोकलाइज वे में प्रेजेंट होके रहेगा। एनिमल सेल्स के अंदर में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहेगा या तो वो यहाँ पर डिफ्यूज वे में रहेगा या तो वो यहाँ पर लोकलाइज वे में वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहेंगे।
प्लांट सेल्स के अंदर में जो जीसी हो जाएगा वो जीसी वो काफी सारे नॉन कनेक्टेड यूनिट्स के हिसाब से प्रेजेंट होके रहेंगे एंड उन सब नॉन कनेक्टेड यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर डिक्टायोसोम्स हम लोग इनको बोलते हैं। इन सब नॉन कनेक्टेड यूनिट्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द डिक्टियोसोम्स। डिक्टायोसोम्स भी हम लोग उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो एनिमल सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो या तो वो सिंगल या तो लोकलाइज या तो वो डिफ्यूज होके रहेगा। एंड प्लांट सेल्स के अंदर में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो अनकनेक्टेड यूनिट्स या तो नॉन कनेक्टेड यूनिट्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर डिक्टायोसोम्स के हिसाब से हम उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर हम लोग डिक्टियोसोम्स बोलते हैं तो डिक्टायोसोम्स वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही एक और नाम है एंड वो प्लांट सेल्स के अंदर में it is remaining present. Okay, so Golgi complex का structure it is very much similar to that of what? It is very much similar to that of the ER itself, because इसके अंदर में भी एक sac like structure present होके रहता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं the cistern। the vesicles इसमें भी रहेगा and tubules। अब आपको एक चीज याद रखना है, ER एंड GC आर द मेन ऑर्गेनेल्स जिससे कि लाइसोसोम, वैक्यूल्स ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनेल्स है ना इनका सिंथेसिस होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ER एंड GC आर द मेन ऑर्गेनेल जिससे कि लाइसोसोम, वैक्यूल्स इनका जो है वो यहाँ पर सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। तो ये वेसिकल्स जो है वो ट्यूबुल्स वगैरह के एकदम एंड पे अटैच्ड होकर रहता है एंड ये मेजर काम जो होता है वो यहाँ पर रिलीजिंग या तो सिक्रीशन का वो यहाँ पर मेजर काम जो है यहाँ पर हो जाता है। एंड मैं अगर सिस्टरने वगैरह के लिए देख लूं तो सिस्टरने अपने पास में क्या हो जाएगा, सिस्टरने इट इज ऑलवेज शोइंग टू मेजर फेसेस, दो मेजर एंड्स यहाँ पर वो शो करता है। एक आ जाता है द सिस फेज, दूसरा वाला आ जाता है द ट्रांस फेज इटसेल्फ। ओके, सिस फेज जो है वो कन्वेक्स फेज होता है, मैच्योरिंग या तो ट्रांस फेज जो हो जाता है वो यहाँ पर कनकेव फेज जो है वो यहाँ पर बनता है। ओके, मैं अगर गोल्गियन वैक्यूल्स के लिए अगर मैं देख लूं तो गोल्गियन वैक्यूल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे टाइप के वैक्यूल्स जो कि वो वी कैन से दैट गोल्गी बॉडी से जो यहाँ पर रिलीज होते हैं उन वैक्यूल्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द गोल्गियन वैक्यूल्स इटसेल्फ। उसको हम लोग यहाँ पर गोल्गियन वैक्यूल्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, सो ये अपने पास में एक कंप्लीट गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो सिस फेज इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ एंड जो ट्रांस फेज है इट इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमें याद रखना है, सिस फेज जो है वो हमेशा न्यूक्लियस की ओर फेस करके रहता है एंड जो ट्रांस फेज है वो हमेशा वी कैन से दैट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर फेस करके रहता है। सिक्रेटरी वेसिकल यहाँ से ये सब निकल रहे हैं। ओके, एंड ये मल्टीपल वेसिकल्स एक साथ क्लब्ड होके वो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीपल जो ये वेसिकल्स हैं वो सब वेसिकल्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्लब्ड होके वो यहाँ पर वैक्यूल्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाते हैं। सो वैक्यूल्स, वेसिकल्स ये सब ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही जिसका यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। So this is the cisternae. In that case, that is a sac-like structure which is remaining present over here. अब देखो, function of Golgi complex it is very important. Function of Golgi complex it is very important itself in that case. Okay. मैं अगर Golgi complex का function को देख लूं तो Golgi complex का function mainly वो secretion होता है। Even Golgi complex का function जो है वो human reproduction में भी वो role play करता है। कैसे? बिकॉज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है कि वो वी कैन से दैट ह्यूमन स्पर्म में एक्रोसोम को बनाने में वो हेल्प करता है। वो ह्यूमन स्पर्म के अंदर में वो एक्रोसोम वगैरह को वो बनाने में हेल्प कर देता है, एज वेल एज जो ओवा होता है उस ओवा के अंदर में वो यहाँ पर वी कैन से दैट जो पार्ट है दैट इज वाइटल एंड मेम्ब्रेन जो हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर में उसको भी ये यहाँ पर बनाने में हेल्प करता है। तो लेट्स सी क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले तो सिक्रीशंस वगैरह को वो कंसंट्रेट करता है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को वो सिंथेसिस करवाने में वो हेल्प करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ईआर जो है ईआर सबसे पहले प्रोटीन्स का सिंथेसिस करवाएगा क्योंकि राइबोसोम्स उसके साथ में प्रेजेंट है। अब जो प्रोटीन सबसे पहले ईआर के यहाँ पर बन रहा है या आरईआर के यहाँ पर बन रहा है वो प्रोटीन एक प्राइमरी प्रोटीन होता है, मतलब इनिशियल लेवल का वो प्रोटीन एक यहाँ पर बनता है। अब ये जो इनिशियल लेवल का प्रोटीन अपने पास में बन रहा है ये इनिशियल लेवल के प्रोटीन को वी कैन से दैट वो इनिशियल लेवल का प्रोटीन जो है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वो मतलब अब इन इनिशियल लेवल ऑफ प्रोटीन्स को उनको अभी मैच्योर करवाना जरूरी है।
तो इन इनिशियल लेवल ऑफ प्रोटीन्स को मैच्योर करवाने के लिए उनको जीसी के अंदर में भेजा जाता है, एंड जैसे ही उनको जीसी के अंदर में भेज दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जीसी के अंदर में जाके वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइंड होते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। वो लिपिड्स के साथ भी वो कंबाइन हो सकते हैं, जिनको वो लाइपोप्रोटीन्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देते हैं। तो जो न्यूली फॉर्म जो प्रोटीन्स हो जाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करके वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन या तो लाइपोप्रोटीन्स वगैरह का भी वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम लोग इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन जो प्राइमरी प्रोटीन जो राइबोसोम में बन रहा है वो प्राइमरी प्रोटीन को मैच्योर करवाने का काम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेम्ब्रेन को बनाने में वो यहाँ पर हेल्प करता है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर देगा। मैंने पहले ही बोल दिया सेल वॉल ईआर एंड जीसी सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। जो सेल वॉल के जो सेलुलोजिक कंपोनेंट्स वगैरह है वो सब कुछ ईआर एंड जीसी ही रिलीज करता है। फिर लाइसोसोम वगैरह को बनाने में, एंड दीज आर द टू थिंग्स, एक्रोसोम जो एनिमल ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म के टिप में जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है उस एक्रोसोम को बनाने में वो हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो से दैट वो यहाँ पर यॉक वगैरह को भी बनाने में हेल्प कर देगा, या तो वाइटेलोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ना उसमें भी इट विल बी हेल्पिंग इन दैट केस, दिस विल बी हेल्पिंग इन दैट काइंड ऑफ द प्रोसेस आल्सो इन दैट केस। ओके, so it is also helping in that of the vitellogenesis kind of thing also in that case. Okay बेटा, समझ में आया? सो ईआर एंड जीसी का जो फंक्शन है ना, ईआर एंड जीसी के फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपके पास में यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ईआर आपको क्या बताता है कि ईआर जो है वो सिक्रीशन वगैरह करवाता है, एंड वो जो भी सिक्रीशन वगैरह को करवाएगा वो सारे सिक्रीशंस को वो मॉडिफाई या मैच्योर करवाने के लिए वो यहाँ पर जो ह्यूमन मतलब जो जीसी होता है वो मेनली यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट सर। हाँ नो जी, सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक हो गया। अब अपना मेजर चैप्टर जो है ये यहाँ पर मेजर चैप्टर अपना हो गया। अभी तो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपने क्या क्या बचे हुए हैं, द लाइसोसोम वैक्यूल्स छोटे पार्ट हैं, बड़े पार्ट में क्या है सिर्फ न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ये जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, एंड विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट अबाउट दैट ऑफ द बायोमोलिक्यूल द चैप्टर इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, आज यहीं तक ही रखते हैं हम लोग। कोई अगर डाउट है तो बोलिए, कोई अगर शंका है दिल में तो बताइए। कल एग्जाम भी है आप लोगों का, कोई अगर डाउट वाउट है तो बोलो। हाँ जी, एनीबडी? नो, बढ़िया। तो आज यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू एवरीबडी, बाय, मिलते थैंक हैं यू सर। परसों। थैंक यू सर। Thank you. बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा।